सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क में बढ़ती सर्दी ने खतरात बढ़ा दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर और भी खतरनाक हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2128 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 19 मरीज जान की बाजी हार गए। देखने में आया है कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले दोबारा इसका शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। सिंध असम्बली के 38 अरकान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मारूफ एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की तबीयत बिगड़ने पर इन्हें भी फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा है, जिन्होंने लोगों से सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील भी की है। बढ़ते हुए खतरे को भांप कर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है, जबकि स्कूलों से मुतालिक फैसला 1 हफ्ते में किया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि स्कूलों से कोरोना फैला तो सर्दियों में तातीलात बढ़ा देंगे और गर्मियों में कम कर देंगे। हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स, दुकानें, कारोबारी मकामात बंद ना करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने खदशा जाहिर किया है कि अगर एहतियात ना की गई तो अस्पताल फिर मरीजों से भर जाएंगे। उन्होंने नाम लिए बगैर अपोजिशन से भी कहा कि वह जल्द से जुलूस ना करें, लेकिन दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को लेकर अपोजिशन एक बार फिर एहतजाज के नारे मार रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज के मुताबिक पीटीआई सबसे आगे है, जिसके बाद आजाद उम्मीदवारों का नंबर है, जबकि पीपल्स पार्टी तीसरे और नून लीग चौथे नंबर पर है। सच ये है, पीपल्स पार्टी को भी मुतवक्के कामयाबी नहीं मिली, जबकि नून लीग का तो बेशतर हलकों से सफाया ही हो गया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इनका इलेक्शन चोरी हो गया है। वो छीनी गई 3 नशिस्तों के लिए एहतजाज करेंगे। नून लीग ने भी इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। सियासी नाकदीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज नवाज शरीफ बयानिए के मुंह पर जोरदार तमाचा है, अगर नून लीग समझे तो। लेकिन बदकिस्मती से यह हमारी बदतरीन सियासी रिवायत का हिस्सा है कि जीत को हम अपने मंशूर नजरिए पार्टी के नाम करते हैं और हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। हारने वाला हमेशा धांधली को अपनी हार का जिम्मेदार समझता है। अब तक के नताइज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की हुकूमत बनती दिखाई दे रही है। देखना यह है कि इस हार का गम ऑपोजिशन कैसे बर्दाश्त करती है। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी के ऐलान पर अमल होता है या फिर इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जीबी इलेक्शन के नताइज पीडीएम के लिए भी बड़ा धचका है। इन नताइज का पीडीएम तहरीक और बयानिए पर क्या असर पड़ता है, आज इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो फतह मिली है तहरीके इंसाफ को, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। धांधली के हवाले से जो इल्ज़ामात उन पर भी आते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे हुकूमत पर जो इतना उनको मैंडेट मिला है? उसामा साहब, ये इनफैक्ट शिकस्त है अपोजिशन के बयानिए की। लोगों ने उनका बयानिया उनके मुंह पे दे मारा है। ये जो पीडीएम का जो बयानिया था, ये जो अदारों को टारगेट किया जा रहा था और ये जो बावर करवाया जा रहा था कि जनाब अवाम हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, ये उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि अवाम कहाँ पर खड़े हुए हैं। अवाम ने, लोगों ने अपने वोट के ज़रिए से इनके बयानिए को शिकस्त दे दी। उसामा साहब, ये जो कह रहे हैं कि धांधली हुई, सबसे पहले तो बात यह है कि 2018 में भी धांधली हुई, अब भी धांधली हुई। धांधली का कोई सबूत लेके आए, बताएं कि कहाँ कोई बैलेट पेपर चोरी हो गए, कोई जाली बैलेट पे वोट डालते पकड़े गए, क्या धांधली हुई है, तो उसका कुछ बताएं तो सही। ये कहना जी हमारे बंदे जो हैं वो टूट के उधर चले गए, उनके बंदे टूट के उधर चले गए, ये तो हर इलेक्शन में होता है। और नून लीग ने ये सबसे ज़्यादा किया है। 2008 के इलेक्शन में सारे काफिले के बंदे इन्होंने तोड़ लिए थे, उसका एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ में भी हुई थी। 2013 में इन्होंने बेताजा पे पार्टी और नून लीग काफिले के बंदे तोड़े। जो 70 बंदे वो जो काफिले के टिकट पे जीत के आए थे पंजाब असम्बली में, वो सारे इन्होंने अपने साथ मिला लिए। तो क्या उसका इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई थी? हमेशा ये करते रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तो लोग जो है वो जो बेहतर पार्टी होती है, जो मजबूत पार्टी होती है, जो ताकतवर पार्टी होती है, उसके पास जाते हैं। उनको जहाँ से उम्मीद हो कि यहाँ से हम टिकट सीट निकाल सकते हैं, वो उधर जाते हैं। ये तो हमेशा से रहा है। इलेक्टेबल जो है वो हमेशा हुक्मरान पार्टी के साथ जाते हैं। ये भी शुरू से पाकिस्तान की हिस्ट्री है। कौन सी ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से ये आवाम को बताएं कि जिसकी वजह से ये कह रहे कि धांधली हुई?
इलेक्शन ट्रांसपेरेंट था, इलेक्शन साफ शफाफ था। उससे पहले जितने सर्वे आए उन तमाम में ये कहा जा रहा था कि जनाब पहले नंबर पर पीटीआई है, उसके बाद पीपल पार्टी है और उसके बाद नून लीग है। उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट हुए हैं इलेक्शन में। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिससे मैं ये कहूँ कि जनाब इसमें रिगिंग हुई है। अब मोहतरमा फिर ये कह रही कि जी, और शफकत अब्बासी शाहिद खान अब्बासी साहब जो है उन्होंने कहा जी कि इसके पीछे इदारों का हाथ है। ये एक फैशन बन गया है उसामा साहब कि जब कोर्ट से सजा हो, नैब पकड़ ले, जो मर्जी हो, उसके पीछे अदारे जनाब वो इसमें शामिल हैं। अदारों ने ये हमारे साथ किया है। करप्शन आप करें, लोगों का माल आप हड़प कर जाएं, सबूत आपके खिलाफ बेतहाशा हो, आपके पास जवाब देने के लिए कोई चीज़ ना हो, झूठ पे झूठ आप बोलते जाएं और उसके बाद कहें कि ये इदारे हमारे खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा या नहीं उसामा साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। जी जी, 2013 में पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब धांधली हुई है। उस वक्त ये साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी ने भी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेस से छुपवाए गए, ये साबित हो गया था। 2018 में ये कह रहे हैं कि जी धांधली हुई। 2-2.5 साल गुजर गए इलेक्शन का, अभी तक ये कह रहे हैं कि ये धांधली इलेक्शन है। कोई एक सबूत इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कोई सिंगल एविडेंस। इसी तरह अब गिलगित बल्तिस्तान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए कहेंगे जी हमें हरवा दिया गया, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई। वहां तो एविडेंस लेके आए यार, पूरी कौम को बताएं, कौम आपके साथ खड़ी है, वहां तो आप साबित करें एविडेंस के साथ कि धांधली हुई है। अगर खाली नाने लगाने हैं तो वो तो फिर कोई नहीं माने। और असद खरल साहब, जीतने वाले को हजारों में वोट मिले, वो नहीं है कि 3-3 लाख या 1.5 लाख 2 लाख वाला मामला नहीं है। वो तो एक एक फर्द से जाकर पूछा जा सकता है कि ये इतने हजार वोट कास्ट भाई आपका ही था, सारा बायोमेट्रिक सिस्टम हर चीज मौजूद है। तो फिर ये किस तरह से ये कह रहे हैं? क्या 2015 में जब नून लीग जीती थी तो क्या पीपल्स पार्टी क्या समझती है, क्या हो जाता है इस दफा कि उनको हर सूरत ये इलेक्शन मिलना चाहिए था? 2015 में तो नून लीग ने यहाँ पर हुकूमत बनाई थी, तो फिर उस वक्त भी अगर रिगिंग हुई थी, उसके बाद इन्होंने किया क्या है कि अब इनको मिल जाता है गिलगित बल्तिस्तान में? डिलीवर उन्होंने किया होता तो 16 नशिस्तों में से 2 नशिस्तें उनके पास ना आती, 16 से कम होकर 2 ना होती। ये तो नून लीग का, मैं तो पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। इस तरह वो कैसे कह रहे हैं? अब मामला ये है उसामा साहब, 2-3 दिन पहले भी यही बात हुई थी, तो मैंने आपको कहा था कि ये इलेक्शन के नताइज को मानने से इनकार। ये तो वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो 100% दुरुस्त साबित हो रही है। मामला ये तो इंतशार फैलाना चाह रहे हैं मुल्क में, एक तरफ पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। एहसन इकबाल साहब खुद कह रहे हैं जनाब कि ये अहम एक उसके अंदर इसका रोल है सीपैक के अंदर, और इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुल्क दुश्मन जो कूदते हैं वो इससे फायदा उठा सकती हैं। आज भी वो कह रहे थे। और दूसरी तरफ जो उनको ऐसे अवामल से जिनसे उनको फायदा पहुंच सकता है उसके ऊपर ये जनाब आग के ऊपर तेल डाल रहे हैं। आप मुझे बताएं, कल ही ट्रांसमिशन में 6 से 7 बजे सवाल पूछा मुझसे, तो मैंने ज़ाहिर बात है अपने अंदाज़ों पे जिस तरह सर्वे हैं, मैंने यही कहा था कि 10 सीटें जो हैं वो आएंगी पीटीआई की, 2 सीटें मैं कर नून लीग, इत्तेफाक से ऐसे हो गया, उसमें कोई बात ऐसे नहीं, 2 मैं कर नून लीग की आ जाएंगी, 3 पीपल्स पार्टी की मैंने कहा था, 3 मैंने इंडिपेंडेंट कहा था। बेसिकली इंडिपेंडेंट इस सेंस में कि 4 लोग जो 7 में से इंडिपेंडेंट हुए हैं वो पीटीआई के लोग हैं। वो 4 लोग 7 में से आजाद उम्मीदवारों में वो हैं जो बकायदा पीटीआई से वाबस्ता है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिए गए थे। तो जाहिर बात है उन्होंने तो पीटीआई अपनी पार्टी छोड़ के तो कहीं नहीं जाएंगे। तो मामला ये एक और भी मैं आपको बता दूं, जी एक सीट अभी भी 1 सीट जेयूआई को मिल सकती है। अच्छा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। वो कैसे? उसकी रिकाउंटिंग हो रही है अभी। अच्छा, और पीपल्स पार्टी की जिस तरह आपने देखा 4 सीटों से 3 हो गई, वो दोबारा जब रिकाउंटिंग हुई है 2 वोटों की गिनती से, तो मे भी जेयूआई के पलड़े में भी 1 सीट चली जाए। अच्छा, एमडब्ल्यूएम की 1 सीट है, तो अब 23 में से अगर 10 पीटीआई की हैं, 4 ऑलरेडी पीटीआई के लोग जो इंडिपेंडेंट से सीएस से आए हैं, 14 एमडब्ल्यूएम उनकी एलाइज है वो 15 हो गई, और 3 जो आज़ाद है वो भी अगर मिला ले जाए तो वो 18 हो गई।
और एक सीट अभी जो 24 चूंकि 30 पे इंतखाब हो रहा है, 22 पे इंतखाब होना है जी। एक जो सीट निश्चित रह गई थी, तो अगर वो आ जाए तो 19 उनको, यानी 23 पर हुआ है, एक पर भी। लेकिन समझ एक मजेदार बात तो ये अब है, 5 टोटल लोग हैं जो कि नून लीग और सबसे अहम जो खिलाफ। चीज है वो ये है, बिलावल कह रहे हैं कि इलेक्शन हमसे चोरी हो गया है, चोरी कर लिया गया हाँ है, जी। जबकि मरियम जो है वो ये नहीं कह रही, वो कह रही कि जनाब इतना रोला था पीटीआई का, ये तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले थे कि सारी 10 सीटें ली हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दी है। अच्छा, वो धांधली की बात नहीं कर रही, वो बड़ी समझदार है, उनको पता है कि धांधली की बात की तो फिर साबित करना पड़ रहा है, फिर लोगों को सबूत देने पड़ने हैं, लोग सबूत मांगेंगे कि धांधली क्या हुई है, तो वो तो इनके पास सबूत तो है ही कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा जी देखिए जी पीटीपी हमें तो वोट 2 सीटें मिली हैं, पीटीआई को भी खाली 10 ही मिली है, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। तो आप देखिए अंदाजा लगाएं कि वो इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम कर रही हैं, लेकिन साथ ये कह रही हैं कि जनाब उनको सीटें कम मिली हैं, वो तो इसका कह रही मतलब हैं ये है कि अवाम ने उनको रिजेक्ट कर साथ में दिया। मौजूद हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई है और ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई ना पहले कोई वजूद था ना अब है, इसको भीख में मिलने वाली चंद सीटें धौंस धांधी और मुस्लिम लीग को से तोड़े गए उम्मीदवारों के मिलने मिलता है। तो आपकी बात सही है कि वो तो मान रही हैं कि ये सीटें तो ले गए, बंदे हमारे तगड़े थे, वो ये तोड़ के ले गए और उसकी वजह से ये और जीत तहरीक गए। इंसाफ के जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को टिकट दे दी तहरीक इंसाफ ने, जिनको नहीं मिली वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े, जिनका कर्नल साहब जिक्र कर रहे हैं, वो भी सीटें निकाल गए। नून लीग वो के भी सीटें लोटों को निकाल गए। लोगों ने मुस्तरद कर दिया, नून लीग के लोटों को भी लोगों ने खैरल गुमराह कर साहब, डाला। नून लीग, पीपल पार्टी और अपोजिशन का जो बयानिया है, ये जो अदारों को टारगेट कर रहे हैं, ये उसको तो लोगों आज के दफन दरमियान कर जो एक दिया ना, नाकाम गांधी जी कोशिश दफन कर रहे हैं कि लोगों को अदारों के खिलाफ उभारें, खड़ा करें, उसको जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उन्होंने उस बयानी को शिकस्त दे दी है, उस बयानी को उन्होंने उठाकर बहरुल काहिल में फेंक दिया है। वो ये लोग ये नहीं चाहते, इनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। लोग अदारों के खिलाफ बातें करने वाले लोगों को नहीं पसंद करते, नहीं चाहते। ये लेकिन वो सारी नून लीग और कैंपेन पीपल उस पर पार्टी थी। के बयानिए को शिकस्त हुई है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने उनके बयानिए को वोट नहीं दिया, रिजेक्ट और कर मरीम दिया। जो कहती है और ये घेराव चीज करो, को जो मान लोग लें। हमें छोड़कर चले गए घेराव करो, वो घेराव तो उन्होंने वोट डाल अच्छा, दिए। मरियम तो ये भी कहती थी कि ये रेफरेंडम है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, ये रेफरेंडम साबित होगा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, तो वो रेफरेंडम तो उल्टा इनके खिलाफ ही आ गया है कि सिर्फ 2 बंदे उनके कामयाब हुए हैं, बाकी लोग जो हैं उनके कोई कामयाब नहीं हो सके। वैसे और लोगों देखिए, को मतलब सर्वे आ ये रहे जो थे ना। इल्जाम लगा रहे हैं जीतने वालों को हद तक इज्जत का दावा नहीं करना चाहिए इनके खिलाफ कि जी आप हमें कह रहे हैं जी एजेंसियों की वजह से हम जीत गए या किसी और वजह से जीत गए। लाएं सबूत लाएं, किस तरह आप कह रहे हैं, किसने हमें मैं कहा? आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये खाली इल्ज़ाम लगा देना, फिर कोर्ट में जाएं, कोर्ट में इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप बाकी कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में जाएं, आपके पास ये जो करप्शन के केसेस में भी तो कोर्ट में जा ही रहे हैं ना, इसमें भी कोर्ट में चले जाएं, जाके वह सबूत और दें, बाबर साहब ताकि देखिए, कौम को पहले सबूत अगर सिर्फ दें, मैं- कौम को बताएं कि क्या धांधली हुई है, किस तरह की धांधली हुई है। ये कह देना कि जी लोग हमें छोड़कर चले गए, ये तो हमेशा ही होता है, ये तो हर इलेक्शन में होता है। आप गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग का नामो निशान नहीं था, आपने भी सारे लोग मोटी पॉलिटिकल पार्टी से तोड़ के वहाँ पर खड़े किए और वो वहाँ पर जीत गए। तो ये तो होता है, हर एक बंदा जो उसकी फ्री विल है, वो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहे, आजाद लड़ना चाहे, पीपल पार्टी से लड़ना चाहे, 2009 में लड़ना जब चाहे, पीपल्स उसको पार्टी की कोई बंदा गवर्नमेंट रोक नहीं सकता। उस पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप जबरदस्ती जनाब उसको रोक दे कि आपने नहीं, और बाबर साहब, आपने वोट नहीं डाला। 2009 में- टेक्निक समझ सकते एक चीज, वोट डालना है लोगों ने, कैंडिडेट कोई भी हो, लोगों ने वोट डालना है नजरिए को, बंदे मैटर नहीं करते, चाहे वो नून लीग का था, चाहे वो नून लीग से पीटीआई में चला गया, पीटीआई से पीपल पार्टी में चला गया। आम आदमी के नजदीक नजरिया अहम है, बंदा अहम नहीं है जिसको वोट डालना है। तो आपके नजरिए को शिकस्त हो गई है, आप जो इंतशार फैलाना चाह रहे हो उस इंतशार की सियासत को शिकस्त हो गई है गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन ये तस्लीम नहीं कर रहे, तो क्या ये हंगामा रहे की तरफ जाएंगे? खुदा न खास्ता सड़कें ब्लॉक करेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे और मुश्किल सूरत हाल पैदा करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। फिर सीपैक भी वहीं से गुजरा है। आपको लगता है ऐसी साजिश बन रही है? फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि पीडीएम के फोरम पर अब हिकमत अमली बनाई जाएगी। जो जिस तरह से आपने DISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, शाहमूद कुरैशी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिस तरह से उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ चीज़ें उन्होंने ओपन नहीं की। नहीं, इशारों के नाम में तो सारी बातें की उन्होंने कि जी सारी इलेक्शन बातें के हो दौरान गई ना उसके बाद हम कि किस खतरात तरह हैं। से इंडिया 80 अरब रुपया खर्च कर चुका है सीपैक अच्छा, को आप अगर नुकसान इजाजत पहुंचाने उस पर के मैं तफसील से ब्रेक लिए। के बाद मैं बात करनी है। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। हाँ। तो
इनका टारगेट जो है ना वो अल्टीमेटली यही होना है कि सी पैक को नुकसान पहुंचाओ, गिलगित बल्तिस्तान में गड़बड़ पैदा करो, जो कि इंडिया चाहता है, जो इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। उन्होंने जीबी को तो अपना हिस्सा दिखाया हुआ है नक्शे में, इंडिया ने तो अपने नक्शे में उसको अपना हिस्सा दिखाया हुआ है, और वो चाहता है कि वहाँ पर इंतशार हो, वो चाहता है वहाँ पर लड़ाई हो, वो चाहता है कि सी पैक जो जहाँ से उसका रूट स्टार्ट होना है वहाँ पर लोगों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। तो ये फिर उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल इनको सपोर्ट करूंगा अगर ये कंक्रीट एविडेंसेस रखें। एक जमहूरी मुल्क में जिस तरह से होता है, ये जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। अच्छा, एक बड़ा कानून, एक मिनट, आइन और कानून की बात करते हैं ना, आइन और कानून में रहते हुए सबूत दें, सारी कौम के सामने सबूत रखें कि ये धांधली हुई है। अच्छा, वो इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव कुछ और है उसामा साहब, वो पूरा नहीं होना। असद खरल साहब, 2009 में पीपल्स पार्टी ने जब यहाँ इलेक्शंस करवाए, पीपल्स पार्टी को उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म थे मेहदी शाह साहब। उनको इस दफ़ा बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त मिली है। इसी तरह 2015 में उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, जब यहाँ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन हुए, तब वज़ीर आला बनता है नून लीग का, उनके आते हैं हफीजुर रहमान साहब, उनको भी शिकस्त हो गई है। तो ये इन्हीं के हल्के खुलवा लें सिर्फ। अगर इनके दोनों वज़ीर आला इनके दौर के उनको शिकस्त हो रही है, देख लें अवाम ने उनको क्या किस तरह से वोट किया है, वही खुलवा कर देख लें। इलेक्शन कमीशन जाएं, अदालत जाएं, हंगामे की क्या जरूरत है। और दूसरा यह कि पीपल्स पार्टी आज जब कह रही है, तो 2015 में क्या इनके खिलाफ इसी तरह से हुआ था? क्या 2015 के खिलाफ इन्होंने ऐसा क्या कर दिया गिलगित बल्तिस्तान में कि अब इनको ज्यादा लोग, मतलब 2015 में हारे, तो अब ऐसा क्या था कि 2020 में वो जीत जाते? पीपल्स पार्टी की अगर सिर्फ बात करें, क्या सिंध की कारकर्दगी दिखाकर जीतना था आपने? वहां तो आपने कोई बात ही नहीं की कि हमने कराची में दुनिया की सबसे बुरी ट्रांसपोर्ट दुनिया मान रही है कि आज कराची में है, हालात दुनिया के सबसे बुरे कराची में है। इलेक्शन तो क्या सिर्फ इमरान खान को गालियां देने से इलेक्शन जीत सकते थे? हल्के खुलवाने की बात तो वो करे जिसको पता हो कि मैं जीत गया और मेरे साथ धांधली हुई है। अब किसी उम्मीदवार की जानब से इस तरह का मुतालबा कभी सामने आया है? पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात कर ले, 2.5 साल हो गया, कभी किसी नून लीग या पीपल पार्टी ने कहा कि जनाब फलां हल्का खुलवाया जाए। इमरान खान साहब तो बेचारा स्ट्रगल की तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल, वो हर फोरम पे गए, ट्रिब्यूनल में गए, अदालतों में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, असम्बली के अंदर शोर मचाया, सड़कों पर आए, 400 के करीब दरखास्तें आई, सब कुछ हुआ। ये 2.5 साल में ये सवाए एक बयान ज़बानी जमा खर्च किया। अभी गिलगित बल्तिस्तान में डोगर साहब जो बात कर रहे हैं, बताएं ये क्या एविडेंस है? कोई अगर धांधली हुई है तो उसका तो सबूत भी तो होगा ना कि किसी का वोट कास्ट कर सुना है इनके सीनियर लीडरशिप नून लीग के सीनियर रहनुमा को टीवी पर लाइव कह रहे हैं कि जी कोई अमल दखल नहीं इस दफा एजेंसियों का। वो कह रहे हैं, मैं कहता हूं एजेंसियों का सारा दिन तो ओपन हो रहा है, इल्जाम लगाते हैं। इस उन्होंने कहा रात की तारीकी में तो हुआ नहीं साहब, कैमरे की आंख के सामने सारी दुनिया ने देखा है। इंटरनेशनल वहां पे लोग थे, मीडिया के, पाकिस्तान मीडिया के लोग थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वहां एजेंट थे। अंदर कोई ना तो फौज थी ना कोई वहां पे ऐसा मामला था, ओपन था फॉर ऑल। ठीक है, पूरे दिन के अंदर इंतखाबी अमल के दौरान आप बता दें कहीं कोई जाली वोट कास्ट करता हुआ पकड़ा गया, एक बंदे ने कोई 2 ठप्पे लगा दिए हो, किसी को रोका गया वोट कास्ट करने से, कोई ऐसा हर पार्टी का पोलिंग एजेंट अंदर होता है, वो देख रहा होता है, उनके सामने गिनती होती है। कोई एक पोलिंग एजेंट सामने आया हो, 23 हलकों के अंदर एक पोलिंग एजेंट ने आके ये एतराज उठाया हो कि जनाब काउंटिंग के अंदर गलती हो गई है, वो डबल इन्होंने हमारा वोट गलती से जबरदस्ती जाया कर दिया है, वोट को फाड़ दिया है। अब वहां पे अगर नवाज शरीफ के बारे में अलकाबार जो लोग लिख रहे हैं, अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, तो उसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? खरल साहब, लोगों ये पॉइंट एजेंडे पे से हिस्से में ये कहीं आप इलेक्शन लड़ वही एजेंडा आप अगर आप इदारों को गालियां निकाल कर कहीं इलेक्शन ये करेंगे, हम आपके लिए ये हम लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, आपको सस्ती बनाई देंगे, आपको रोजगार देंगे, तालीम देंगे, सेहत की सहूलियत देंगे। मरियम से सवाल किया गया कि आप ये बातें क्यों नहीं करती? क्योंकि लोग ये सुनना ही नहीं चाहते। मैं तो ये इलेक्शन 1 पॉइंट एजेंडे के खिलाफ बोलो, ये इलेक्शन 1 पॉइंट एजेंडे पे था। एक बयानिया अपोजिशन का था, वो बयानिया ये था कि अदारों को टारगेट करो, अदारों के ऊपर हज़ारसाई करो और अदारों को गदा करो। वो बयानिया जो था उस पर उन्होंने देखें गुजरांवाला, कराची, उसके बाद कोयटे के बाद जीबी में भी इन्होंने उसी पे बातें की। बिलावल साहब जो हैं उनके होना तो ये चाहिए था,
बिलावल बताता कि सिंध में क्या प्रोग्रेस हुई है, कराची को एक मिसाली शहर बना दिया है, कराची में रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची में जो हमने सहूलतें दी हैं, बताते ना जीबी के लोगों को ये हमारी कराची में सिंध में अचीवमेंट्स हैं और हम जीबी को दुनिया का मॉडर्न शहर बनाएंगे। बताने को तो है ही कुछ नहीं। कराची का और इंटीरियर सिंध का तो बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया और सारा मीडिया जीबी में भी वही मीडिया आता है जो पाकिस्तान में आता है, वो कोई मरीख में नहीं है। उनको सब पता है कि जो कि सिंध में हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का उनको सब कुछ पता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज़ बयानिया था, उस बयानिए को उन्होंने शिकस्त दे दी है। लोगों ने उस बयानिए को रिजेक्ट कर दिया है। लोग ये समझते हैं कि हमारी सलामती के इदारे जो हैं वो हमारे मुहाफिज हैं और हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो उनको कमजोर करे। इनके आबो अजदाद लड़े हैं डोगरा राज के खिलाफ, उन्होंने निकाला यहाँ से उनको। ये 1947 में जिस तरह उन्होंने जंग लड़ी आजादी की, ये वो लोग थे, ये उनकी नस्ल है। ये कैसे बर्दाश्त करेंगे जो लोग जाने दे रहे हैं? इंडिया अपने नक्शे में जीबी को अपना हिस्सा दिखाता है, वो बर्दाश्त करेगा? खिलाफ बात करता है। तो जब आप अदारों को टारगेट करेंगे तो वो लोग जो जिनकी वो हिफाजत कर रहे हैं वो क्या उनके खिलाफ बात? गमो गुस्सा है सर के ये किस तरह भारत की जरूरत हो सकती है कि हमारे घरों को अपना हिस्सा दिखाए? कोई बर्दाश्त करेंगे? वो उसका इजहार अवाम ने कर दिया ना, इनको मुस्तरद कर दिया है। यही इजहार होता है, वोट के जरिए लोगों ने इनको मुस्तरद किया है। नून लीग को सिंध से जो कुछ हुआ है, अब्दुल कादिर बलोच, सनाउल्लाह जहरी के साथ जो हुआ, और उसको पीपल्स पार्टी कोयटा में जी बलोचिस्तान पूरे की अगर बात करें आज भी वो मेरे ख्याल काफी लोगों ने छोड़ के गए और जरदारी साहब उनको ऑफर्स कर रहे हैं। तो ये क्या एजेंसीज उनको करवा रही हैं? मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग का खात्मा किस तरह हुआ? आप मुझे बताएं, सिंध में किसने, एजेंसीज ने खत्म किया या पीपल्स पार्टी ने नून लीग को? बहुत ही आला पॉइंट आपने सामने लेके आए हैं। बलूचिस्तान में भी इलेक्शन नहीं थे। यकीन जाने कि अगर बलूचिस्तान में इलेक्शन होने वाले होते तो जिस तरह से अब्दुल कादिर बलोच और वो कोई नहीं गया, सनाउल्लाह जहरी और बाकी सारे जो उनके दोस्त हैं जिन्होंने नून लीग छोड़ी है, ये सारा एजेंसियों पे डाल देते, ये सारा दारों पे डालते हैं। जी देखिए इलेक्शन से पहले हमारे बंदे तोड़ के लेके गए। हालांकि वो सियासी वो सिर्फ एक एजेंडे पे इनसे लैदा हुए हैं, वो है इनका गलत बयानिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जहाँ मर्जी चले जाएं, अब पंजाब में भी अगर दोबारा इलेक्शन हो तो इनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर भी लोग जो हैं वो इनको गालियाँ दे रहे हैं। सामा साहब, इनके बयानी के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, इनके बयानी के साथ कोई बंदा नहीं खड़ा, इनके पार्टी के अपने लोग नहीं खड़े हो रहे। आपके सामने आ रहा है ये लाहौर में जलसे 13 दिसंबर को जलसे की डेट हुई है, कोई उसका कन्वीनर बनने को तैयार नहीं है। कोई बंदा सामने नहीं आ रहा कि जनाब उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मरियम खुद जबरदस्ती लोगों को घेर घेर के मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनसे मीटिंग करने को तैयार नहीं है। अच्छा असद करल साहब, ये फजलुर रहमान साहब धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, इनके साथ किस तरह धांधली होगी? इनका गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत कब बनी थी मुझे नहीं याद पड़ता। इनकी सिंध में पंजाब में कब हुकूमत बनी मुझे नहीं याद पड़ता। और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने जब हुकूमत बनाई थी तो वो मुशर्रफ के साथ जिस तरह से मिले थे, वो एक अलग अलग कहानी है कि हर तरह के वो मजे लिए थे। उसके अलावा मुझे तो याद ही नहीं। तो ये किस तरह, ये अजीब पॉलिसी है, मैं ना मानू वाली। सारे इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं है, कोई इलेक्शन चुराने की बात नहीं है, कोई मामला नहीं। फजलुर रहमान साहब तो इकट्ठे इलेक्शन लड़ लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं पीडीएम। इनको जीत हजम नहीं होने दूंगा। इसको क्या कहते हैं जलसी। अच्छा खतरात क्या है? जीत गए तो वो कहते हैं हम हजम नहीं इनको होने देंगे। भारतीय दहशतगर्दी, ब्रेक के बाद आते हैं। भारतीय दहशतगर्दी के ऐसे सबूत दिए हैं कि तारीख में ऐसे सबूत सामने नहीं आए होंगे। वीडियोस हैं, फोन कॉल्स हैं, दस्तावेजात हैं, ट्रांजैक्शंस, एक एक चीज सामने लाए डीजी ISPR और शामिल कुरैशी साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो खदशात का इजहार किया था वो मुझे दुख हो रहा है कि वो दुरुस्त साबित होते नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ये रॉ हैंडलर की दहशतगर्द से गुफ्तगू जिस तरह दिखाई गई, वीडियोस भी थी, इस तरह के ऑडियो क्लिप्स भी हैं, दस्तावेजात भी दिखाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रांजैक्शंस दिखाई गई। ये बताया गया किस शख्स ने किस बैंक से कितने पैसे, कितनी रकम, कितने डॉलर्स कहाँ ट्रांसफ़र किए, वहाँ से किस बैंक में गए, किस तरह भारतीय एम्बेसी वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर किस तरह ट्रेनिंग दी जा रही है, कितने ट्रेनिंग कैंप्स हैं, एक एक चीज़ की डिटेल। और ये नाकाबिल तरदीद सबूत है और पूरा डॉसियर तैयार किया गया है। बाबर टोगर साहब, ये तो हमारी एजेंसीज़ को सलाम है, लेकिन जाहिर है कि ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें देखी जा रही होंगी, इकट्ठी की जा रही होंगी। अब सोचा गया वक्त आ गया, क्योंकि ये बताने से एक ये भी मसला आता है कि अब दुश्मन को पता लग गया
कि हमारा ये तो नेटवर्क सारा एक्सपोज हो गया, ये तो पकड़ लिया इन्होंने, ये डिवाइस भी पकड़ी गई, ये सारा कुछ। तो ये सारा उनको ये इक्विपमेंट पहुंचाना, वो ट्रेनिंग देना, ये तो भारत इतनी दहशतगर्दी कर रहा है, सारा तो फिर भारत करवा रहा है सारा कुछ, पाकिस्तान में तो साबित हो गया। उसामा साहब देखें किस तरह से इंडिया भारत जो है वो एक डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ इंडिया में खुद मोदी खुद पुलवामा अटैक करवाता है और सारी दुनिया में उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो KPK है, चाहे पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, वहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है वो भी भारत की स्पॉन्सर्ड है। अफ़गानिस्तान जो है वो उसको वहाँ पर भारतीय जो कौंसल खाने हैं, भारत का जो सफारत खाना है वो वहाँ पर बहुत एक्टिव है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करवाने के लिए वहाँ पर एक गढ़ बन चुके हैं। वहाँ से तमाम ऑपरेटिव्स को हैंडल किया जा रहा है, वहाँ से सारी जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको कांटेक्ट करके उनको पैसे दिए जा रहे हैं। 800 अरब रुपया और 7,000 की मलेशिया तैयार की गई है कि बलूचिस्तान में बदअमनी पैदा की जाए और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की जो साजिश की जा रही है, ये सारी घिनौनी जो साजिश है वो बेनकाब हो गई है। और सारे ताने बाने पूरे एविडेंस के साथ DGIS ने हमारे सामने रखे हैं, सारी दुनिया के सामने रख दी हैं। सारी दुनिया को भारत का वो नकली, जाली और मकरू चेहरा दिखा दिया कि भारत खुद एक दहशतगर्द मुल्क है जो कि इस खित्ते में अमन नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि इस खित्ते में खून की होली खेली जाए। उसामा साहब जी मैं असद खरल साहब, ये ऐसे सबूत मुझे नहीं याद मैंने कभी देखे हों, इस तरह के सबूत। अच्छा, भारत जिस तरह के इल्ज़ाम लगाता कभी कोई सबूत नहीं आए, पाकिस्तान ने सबूत के साथ फ़ोन कॉल्स, फ़ोन नंबर्स तक दिए हैं, किस तरह से कॉल्स हुई, कौन शख्स है उसका नाम बताया, कौन उसको ट्रेनिंग कर रहा है, कौन सा कर्नल है जो एम्बेसी में, भारतीय एम्बेसी में काम कर रहा है और किस तरह से ट्रेनिंग देता है। अब इसके बाद तो भारत पर पाबंदियाँ लग जानी चाहिए। देखिए, इससे पहले भी आप देखिए कुलभूषण जाधव का जो पूरी दुनिया की तारीख में ये भी पहला वाक़या होगा कि एक इंटेलिजेंस सर्विंग जो ऑफिसर है, कमांडर जो कर्नल रैंक का, उसको पकड़ा जाना और उसकी जानब से जो इतराफ़ हुआ कि किस तरह बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले भी आपने देखा कि हमने जो APS के वाक़े में आपने पूरा, आपको पता है, ट्रेस हमने कर लिया कि उसके ताने बाने भी इंडिया से मिले, और मुख्तलिफ जो वाक़यात हैं उसके अंदर भी सारी ये चीज़ें आई कि भारत किस तरह अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके, इवन के चाबार के ज़रिए ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, दहशतगर्द ग्रुपों को माली मामलत कर रहा है अपने एजेंट्स के ज़रिए। अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि दो जो जमातें हैं, एक जमातुल अहरार और हिज़्बुल अहरार, अगस्त 2020 में ये अलहदा हुई और TTP के साथ मिलकर बाकायदा इन्होंने एक कंसोलिडेशन बना रहे हैं जो अलहदगी पसंद जो ग्रुप है, उनको इकट्ठा कर BLF है, BIA पूरा एक वो बनाया हुआ है डिपार्टमेंट जो ये काम कर रहा है सारा, और फिर वो ये बता रहे हैं बाकायदा कि वो कमांडर का खत भी जो अफगानिस्तान में भारतीय जो सफारत खाने में मुलाजिम थे, जिस तरह उन्होंने बताया, कर्नल राजेश जो है, उसका ख़त बकायदा जो दरी ज़ुबान में लिखा गया वो भी हमारी एजेंसी के हाथ लग गया है। उसके अंदर वो बताते हैं कि बकायदा दहशतगर्द गिरोह के कमांडर के साथ 4 मुलाकातें उनका हवाला देते हैं, और पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं, कराची, पेशावर और जो लाहौर के अंदर, वो कह रहे हैं नवंबर और दिसंबर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाए, यानी ओपनली वो कह रहे हैं। लेटर शख्सियत का भी कह रहे हैं, वो भी मैंने सुना है। फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि भारतीय करोड़ देंगे, पाकिस्तान को दाइश के साथ जोड़ने के लिए एक और भयानक मनसूबा बना रहा था कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। हालिया दिनों में यह बताया गया कि 30 भारतीय जो दाइश के अस्करियत पसंदों को भारत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के साथ मुख्तलिफ कैंप्स में ये मुंतकिल किया गया। फिर DGIS 700 लोगों की मिलिशिया तैयार, हाँ जी। फिर भारत के 2 इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की जानब से किया गया उनका कि इन अस्करियत पसंदों को दाइश कमांडर शेख अब्दुल रहीम उर्फ अब्दुल रहमान मुस्लिम दोस्त के हवाले किया था। अब मामला जिसके बाद उन्होंने बैंक का बताया कि ट्रांजैक्शन भारतीय बैंक से की गई, $28,000 पंजाब बैंक इंडिया से मुंतकिल किए गए। इसके अलावा $55,000 और $851 की ट्रांजैक्शन ये भी भारतीय शहरी मनमीत की जानब से नई दिल्ली में भारतीय जो है बैक्सी की गई, और इस रकम को अफगानिस्तान इंटरनेशनल बैंक में वसूल किया गया। अब ये ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, उनकी जानब से लिखे जाने खतूर जो है उनकी बात हो रही है। फिर जो तो ब्लैक लिस्ट हो जाना चाहिए ना भारत को। अब 8 लाख जो क्यादत को 8,20,000 रुपए अदा किए बाकायदा इन्होंने, जो भारत ने TTP क्यादत को अपने शराकतदारों के जरिए
ये भी पाकिस्तानी इदारों के पास सबूत लगे। जिस तरह आपने कहा कि 24 अरकान पर 700 की जो मलेशिया बनाई, फिर 24 अरकान पर मुश्तमिल जो जिस तरह उन्होंने बताया कि ये एक कमीशन तश्कील दिया गया और जिसमें 10 रॉ ऑपरेटिव भी शामिल थे और 60 मिलियन यानी 6 करोड़ डॉलर इस फोर्स के लिए मुख्तस किए गए। इस तरह और बहुत सारे उन्होंने इंकशाफ किया कि सफारतखाना इंसानी मदद के काम और बलूचिस्तान मनसूबों की आड़ में कौम परस्तों को एक भारी रकम अदा कर रहा है। हमारे पास DGI ने कहा कि 2 करोड़ 33,05,000 अमरीकी डॉलर की 4 ट्रांजैक्शन के सबूत भी मौजूद हैं। ताम अब मामला यह है कि बहुत सारे ऐसे सबूत होते हैं और ये जो नेटवर्क को जाहिर ना करना, सबूतों को जाहिर ना करना, इसलिए ताकि एविडेंस जाया ना कर दिए जाए या उसका काउंटर वो कोई जवाज ना बना ले, इसलिए बहुत सारी अभी चीज़ें जो है उनको खोला नहीं गया। ये सिर्फ एक टीजर दिए गए और उसके मुताबिक जिस तरह उनका सरफराज मर्चेंट और तारक मीर के इतराफी बयान में भी वाज़ेह है कि जो इलाज हुआ है, जो दहशतगर्द का जो जाली, उसको वहां से वो पासपोर्ट स्टैम्प्ड वो दिखाए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि भारत में उसका इलाज होता रहा है, किस तरह उसको फिर वहां पर सहूलियात दी गई, पैसे उसको दिए गए, ट्रेनिंग, सारा कुछ। तो ये किस तरह अफगानिस्तान से वो जा रहे हैं। का एक ग्रुप उसका पता लगाया गया जिसका 29 जून 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत ने, ये तो ढकी छुपी बात नहीं है, वो तो कहता है कि CPEC को हमने खराब चीन का वहां बदला ले सका, वो भी ये चाह रहा है कि CPEC को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान में इस तरह से दहशतगर्दी करवाकर, तो पाकिस्तान के खिलाफ भी और चीन के खिलाफ भी नहीं, एक ही तरह से। लेकिन ये वही जो वॉर वो कहता है नहीं प्रॉक्सी वॉर हम अंदर जाकर करेंगे, वो अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो वो ये सारा तो वो सब कुछ अब सामने आ गया है। साहब सारा पोल खोल दिया है, इंडिया को नंगा कर दिया है। जो वो दहशतगर्दी के प्लान बना रहा है, जिस तरह से वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक टारगेट जो है उनको हिट कर रहा है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में गड़बड़ फैला रहा है, ये सारी चीज़ें। अब मसला ये है कि पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को लेके जितने जो बड़े अदारे हैं, जो आलमी अदारे हैं, वहाँ पर लेके जाए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाए, FATF में लेके जाए, वहाँ पर दे। और एक चीज़ क्लियर है, बहुत बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान को ये बात करनी चाहिए कि अगर इंडिया बाज ना आया तो हमारे लिए सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। तो फिर अगर इंडिया बाज ना आया और अब दुनिया के बड़े अदारों ने इसका नोटिस ना लिया, तो फिर इस खिते में अमन की कोई उम्मीद ना रखे। ये नहीं हो सकता कि भारत हमें तोड़ने के लिए साजिशें करे, भारत हमारे अंदर दहशतगर्दी फैलाए और हम चुप करके बैठे रहे। उसामा साहब, ये जो एटम बम बना, ये हमने खिलौना नहीं रखे हुए कि इनसे हमने खेलना है। लेकिन बाबर साहब, जो PDM लीडरशिप है, ये बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, ये इन अल्फाज पर भी गौर करें कि भारत आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के जारहाना अंदाज में खुफिया एजेंडे पर अमल पैरा है। DGI SPR ने यह बताया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देने के बारे में पाकिस्तान में तबादला ख्याल के बाद नई दिल्ली में वजारत दाखिली अमूर में एक इजलास हुआ जिसमें ओहदेदारों ने मनफी रद्द-ए-अमल को मुतहर्रिक करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। तो अब खुदारा ज़रा होश के नाखुन लें कि भारत की क्या चालें हैं और उसके आलाकार ना बने। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, गिरफ्तारियाँ, मुकदमे पर मुकदमे और अपने पराए सब रगड़े जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। नैब का तो सुनते थे, लेकिन अब एंटी करप्शन का महकमा भी एक्टिव हो गया है और इसके साथ साथ FIA भी। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये महकमे हुकूमत के अंडर आते हैं बराह रास्त। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है आइनी कानूनी तौर पर, मगर ये हुकूमत के अंडर आते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि FIA जहांगीर तरीन साहब, उनके बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रहा है, FIR हो रही हैं। इसके अलावा नून लीग के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। 37 सियासतदानों के नाम बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है और इनमें राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, ख्वाजा आसिफ, राना मुबशिर के नाम भी शामिल हैं। दीगर भी बहुत से हैं, साथ साथ उनके भी नाम आपको बताएंगे। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब की अगर बात कर लें, वो जो सोसाइटी नैब तो देख ही रहा था, उनसे पूछ रहा था, उनकी अहलिया, बेटे, वो सोसाइटी कैंट सोसाइटी मेरा ख्याल उसका नाम है, तो वो मतलब सब गलत कुछ हो रहा है। अब मुकदमा दर्ज होगा, कहेंगे जी इमरान खान ने करा दिया। उसामा साहब, पिछले 10 साल दौर में अगर देखें, जितने ज़िला हैं, किसी ज़िले को पकड़ लें, आप सियालकोट की बात करें, गुजरांवाला, शहूपुरा, ये जितने भी नून लीग के वहाँ पर बड़े बड़े MNA और मिनिस्टर थे, सारे कब्जा ग्रुप का हिस्सा थे।
बेतहाशा लोग कीमती प्रॉपर्टीज पे कब्जे किए गए। शेखपुरा में अगर मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्यों नहीं वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा, वहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर अंधेरी मचाई रखी है। उसके बाद लाहौर में इतने बड़े कब्जा ग्रुप थे, तो नून लीग के दौर में तो कब्जा ग्रुप को खुली छुट्टी मिली हुई थी, जो मर्जी करो, जिसकी जो मर्जी प्रॉपर्टी उस पर कब्जा कर लो, यकीन जाने खुली छुट्टी दी हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन किया, लेकिन ठीक है अच्छा ऑपरेशन किया, लेकिन उसमें वो रिजल्ट्स नहीं थे जो होने चाहिए थे। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि बड़े बड़े जो ताकतवर लोग हैं उनसे वो कब्जे छुड़वाए जाएंगे, उनसे वो ज़मीनें वापस दी जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उल्टा सिर्फ यही हुआ कि सरकारी ज़मीनें जहाँ थी वो थोड़ी बहुत उसमें से वागुजार कराई गई। खरल साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि जिस तरह से अभी भी लाखों एकड़ जगह ऐसी है जो कब्जा ग्रुपों ने अभी भी कब्जे किए हुए हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है असद खरल साहब कि ज़्यादा नाम नून लीग के हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन रज़ा खान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट, हाउसिंग सोसाइटी बनाई। इसी तरह से अब्दुल गफ्फार साबिक MNA, और उस पर तो मरीम साहबा सबसे ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में हैं कि जी ये तो सारा हमारा मुल्तान के जलसे को ख़राब करने के लिए किया गया है उनकी गिरफ्तारी, और ये फिर भी हमारा मुल्तान का जलसा होगा। और जो बाकी ये 37 सियासतदानों के नाम मैंने बड़े के नाम लिए साथ, अफजल हिंजरा, अजमल हिंजरा, मियाँ रियाज, इबादुल्लाह साबिक चेयरमैन राना, मोहम्मद अजीम, अशरफ अब्बास डोगर, रियाज गुराया, मियाँ जुल्फ़िकार, रोहिल असगर साहब, सुहेल शौकत, गजाली सलीम भट्ट, ये ज़्यादातर लोग नून लीग के हैं। ये जो अभी शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है चीनी स्कैंडल में और मनी लॉन्ड्रिंग में। तो क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है जहांगीर तरीन साहब उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना? देखिए मामला ये है कि वो मुकदमा किया FIA ने, और उससे पहले आपको पता है इंक्वायरी हुई, कमीशन की रिपोर्ट हुआ, फिर कमेटी बनी, और उसके बाद अल्टीमेटली वो जहांगीर तरीन जो है उनके बेटे सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली यानी दोनों जो मुलजमान हैं उनके ऊपर पर्चा किया है FIA ने। ये मामला एंटी करप्शन बहुत एक्टिव हुई है जब से DG एंटी करप्शन गौर नफीस आए हैं, उस वक्त से लेकर आप देख रहे हैं कि सरगोदा के अंदर वो जो साबिक मेयर है उनको पकड़ा गया है, मुल्तान के अंदर साबिक MNA है उनको पकड़ा गया। ठीक है, वो अलहदा बात है कि आज उनकी जनाब वो बेल भी होगी और मुकदमा भी अदालत ने खारिज कर दिया एंटी करप्शन कोर्ट ने। तो जारी बात है वो तो आगे क्या मामला है, कमजोर प्रोसिक्यूशन थी, इस्तगासा कमजोर था, उसमें क्या मतलब मामला था, सारे महकमों में ये हाल है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो सर डोगर साहब ने बात की है ना कि शहबाज शरीफ के दौर में सरकारी जो प्रॉपर्टीज पे कब्जे हुए थे या बड़ा जो रिट्रीव करने के लिए अरबों रुपए के अदाद शुमार तो आए, लेकिन उसके अंदर जो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था ना कि किसी बड़े बंदे के ऊपर हाथ डाला जाएगा, कोई इन्फ्लुएंशियल उसके अंदर आएगा, वो नहीं हुआ। आपने देखा खोखर बरादरान के कब्जे आज भी उस तरह कायम है, एंटी करप्शन पे पर्चे भी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी लिया, उसके बाद सारे इदारे दोनों तरफ ही है, PTI और PMLN दोनों तरफ ही कब्जा ग्रुप के जितने सरगना है वो सारे उधर असद खोखर है, इधर ये दूसरे सैफ अल मलूक और अफजल खोखर वगैरह। आप देखें ना कि ये 200 कनाल पे माल जो फैला, जिसमें जो जब आप 20 कनाल भी उनकी नहीं थी लीगल, उसके बाद पर्चे भी हुए, उसके बाद इदारों को मैनेज कर लिया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ध्यान हट गया है, अब PTI हुकूमत आज देखे ना, मनशा बम के जो 4 बेटे हैं 77 मुकदमात थे उनके ऊपर, 77 मुकदमात थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये CCP और लाहौर जब से आए हैं तो कब्जा ग्रुपों के ऊपर खास तौर पर उनका, अब देखे ना वज़ीर आज़म साहब के बहनोई थे PIA में, उनके प्लाट पे कब्जा हुआ था और वो बेबस हो गए थे। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैं IG और CCP को कहता था, लेकिन वो आगे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, फिर कब्जा छुड़ाया गया। उसके बाद उनके बहनोई के साथ वाला जो कब्जा प्लाट था उस पर भी कब्जा था, उसने बताया उनको, PM को और कब्जा ग्रुपों को पता था, उन्होंने कहा कि हम आपको गोली मार देंगे, और बाकायदा PM के नोटिस में उनको पता था है बात, उसके बाद भी उन्होंने गोली मार दी उस बंदे को। अब मामला ये है कि यहाँ तक ये सूरत हाल थी, अब ये मामला हुआ है कि एंटी करप्शन भी इदारा था एक एक्टिव, 100 अरब से ज्यादा अब तक रिकवरी की उन्होंने। पहले नैब का कहते हैं, नैब न्याजी गाठजोड़, नैब न्याजी गाठजोड़। देखिए मामला ये अभी आप कह रहे हैं ज्यादा नून लीग है, नून लीग इसलिए है हुकूमत के अंडर है, FIA भी हुकूमत के अंडर है। उसामा साहब PTI के लोग भी आएंगे, लेकिन अभी सब्र तो करें। PTI के लोगों ने अब हुकूमत करेंगे, टेन्योर होगा मुकम्मल, तो जो भी खांचे होंगे, जो भी वारदातें डालेंगे, जो भी करप्शन की वारदातें होंगी, जो भी लूटमार करेंगे, बहुत पुराने, तो जाहिर बात है पुराने केसेस हैं, उनके ऊपर कार्रवाई अभी होगी। नई को वारदात डलेगी तो सबसे पहले तो हम शोर मचाएंगे। ये एक दिलचस्प बात है बाबर डोगर साहब कि मैं ये पढ़ रहा था कि जो FIA ने मुकदमा दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का और जालसाजी का और ये सब कुछ कॉर्पोरेट फ्रॉड का, 2013 के हवाले से है। वो 4 अरब रुपए से ज्यादा का वो है कि जी ये खुर्द बुर्द हुई और सब कुछ 2013।
तो ये ना पीपल्स पार्टी ने किया, ना नून लीग के दौर में कुछ हुआ। जहांगीर तरीन के खिलाफ अगर होना ही था तो तहरीक इंसाफ के दौर में मुकदमा दर्ज होने हैं। उसामा साहब देखें, ये तो खलसा भी कई दफ़ा कह चुके हैं, सारी कौम को पता है कि किस तरह से उन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी, फेक कंपनियां बनाई हुई थी। नून लीग के दौर में क्यों नहीं हुआ? उनके तो बड़े नून लीग के दौर में फेक अकाउंट वाला केस है। देखा उनकी तस्वीर आज तक नून लीग के दौर में चौधरी निसार अली वज़ीर दाखिला था, जिनके नीचे FIA थी। उन्होंने कहा नहीं था ये सारे फेक अकाउंट का केस उस वक्त क्या FIA में मौजूद नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ साहब और जो जरदारी साहब का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, वो बेसिकली चार्टर ऑफ के दौर में मुझे एक बात बता, वो तो जहांगीर तरीन को भी फायदा जो बंदा खुद मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो जो बंदा खुद मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो किसी को कैसे पकड़ेगा? नून लीग शरीफ खानदान, शरीफ फैमिली तो सारी खुद मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। उनके सारे चीनी का काम उनका, मनी लॉन्ड्रिंग का काम उनका, तो जहांगीर तरीन भी वही काम कर रहे थे, वो भी वही काम कर रहे थे। वो किस तरह अपने पेटी भाई को किस तरह से पकड़ सकते हैं? जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए सर, तो नवाज शरीफ साहब अच्छी बात है। सलमान शहबाज वापस नहीं आए, जहांगीर तरीन आ गए, पेश कर रहे हैं। ये तो मानना चाहिए। 7 महीने बाद है। उसामा साहब, मैं आपको अभी बता दूं, मैंने पहले भी कहा था, ये FIR दर्ज हो भी गई है ना, हो गई है। जिस दिन इस FIR में जहांगीर तरीन साहब को सजा हो जाएगी ना, उस दिन मुझे आप सर वो सजाएं तो नून लीग कभी नहीं हो रही, आप कह रहे हैं नहीं। मामला ये है उसामा साहब, आप जो केस चलते रहते, वो केस बनाएंगे आप, उसमें कोई कमजोरियां रह जाती हैं, लूप होल्स रह जाते हैं। अदालत के अंदर जब वो केस जाता है तो केस उड़ जाता है। केस उड़ता क्यों है? उसकी बुनियाद क्या? क्या आज तक जो अरबों रुपए के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेते हैं नैब के FIA के लोग, कभी किसी ऐसे इन्वेस्टिगेशन अफसर को या उस इदारे के सरबराह को साहब मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया, जो उसके ऊपर चार्ज लगाया गया कि आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस केस पे बनाने पे खर्च कर दिया। अब ये कन्विक्शन अगर नहीं हुई है, इसमें एक्विटल हो गई है, तो उसका मतलब यह है ये केस नहीं बनता था। आपको नहीं पता था कि ये चीज़ें कमज़ोर हैं। आप पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के आप एक तमाशा लगाते हैं। तमाशे के बाद अल्टीमेटली मुलजम बाहर आके उल्टा उसके नुकसान क्या होता है? इंसाफ का पूरा अमल सवालिया निशान। अब देखिए, ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए, उससे नैब के लिए तो मुंह काला कर हो गया उससे, जो जिस तरह रिमार्क्स आए। शहबाज शरीफ के केसेस में जिस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है, उससे भी नैब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। फिर ख्वाजा जो फवाद हसन फवाद के केस में आप देख ले, आर चीमा के केस में देख ले। अब बड़े बड़े जो मेगा करप्शन के केसेस हैं, उसके अंदर ही आप केस अगर कमजोर बनाते हैं अदालतों के हवाले से, आप अच्छे रिमार्क्स आते हैं। महंगे वकील हायर कर, महंगे वकीलों का इशू नहीं है। पहले तो आपने इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स मौजूद हैं। आपने केस को जांचना है, परखना है, बनाना है और फिर अदालत में जाना है। जब अदालत में केस जाता है, एंटी करप्शन का भी यही हाल है, एंटी करप्शन और FIA का भी यही हाल है। जो नैब के बारे में हम कहते हैं जी कमजोरियां रह जाती हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह कमजोरियां आज बेचारों का बंदा ऑडिट गलत था। इसका पता तब चलेगा जब किसी ताकतवर को सजा होगी। मुकदमा और उससे रकम पहले तुम मुझे नहीं याद कभी हुए हो। बहरहाल देखते हैं कि मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं नहीं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।